बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब तरमीम जो कि इमरान ख़ान ने यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ अर्सा कबल चैलेंज की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा था कि जनाब ये जो नैब तरमीम की गई हैं जो कि पीडीएम के दौर में की गई थी, उसको ये कहा गया था कि ये जो चोर हैं, लुटेरे हैं, जिनके लिए नैब बनाया गया और जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करनी थी, उन लुटेरों को ये प्रोटेक्शन देना और एनआरओ देने के मुतरादिफ है इन नैब तरमीम का मकसद। इसी बुनियाद पर इमरान ख़ान ने इनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और फिर ये केस जो है वो मुख्तलिफ़ अदवार में चलता रहा, मदारिज से। इस वक्त भी इस केस में एक डेवलपमेंट हुई है और ये केस जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है। ये केस में अब क्या आगे जो है वो ब्रेक थ्रू आएगा और क्या इसमें इंतहाई अहम डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है, ये हम बताएंगे अदील सरफराज। सर, ये बेसिकली तो आपको याद होगा साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था खसूसी। उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उस बेंच ने 2-1 से एक फ़ैसला दिया था जिसमें नैब तरमीम जो पीडीएम हुकूमत ने की थी अपने केसेस ख़त्म करने के लिए अपरेंटली उनको कलअदम करार दे दिया था। और आपको मालूम ही है इसका पूरा बैकग्राउंड। उस वक्त आपको याद होगा एक पूरी रिफ्ट चल रही थी अदलिया और हुकूमत के माबैन, और इस दौरान जब इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए उनको बाहर निकाला और फिर पीडीएम रजीम चेंज की सूरत में हुकूमत में आई, उन्होंने सबसे पहला काम ही ये किया था कि उन्होंने नैब तरमीम लेकर आए थे। और उन तरमीम के नतीजे में बहुत सारे केसेस जो थे बिग विग्स के खिलाफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, यू नेम देम, मतलब है वो तमाम लोग जो दरअसल उस वक्त हुकूमत में आए थे जिन्होंने कानून साजी की थी, दे वर ऑल द बेनिफिशरीज। और इस पॉइंट के ऊपर ख्वाजा हारिस इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मखदूम अली खान साहब फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, द टू बिग विग्स। और वो उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्ग्यूमेंट्स। और सर 55 समातें, मुझे याद नहीं पड़ता, मेरी रिपोर्टिंग की जो लाइफ है मखसूस थी, आप मुझसे पहले करते नहीं, आपको अंदाज़ा होगा, मैं नहीं, मुझे याद पड़ता कि इतनी लंबी समात कभी किसी एक मुकदमे की चली हो। 55 पनामा तक की इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। 55 समातें जो हैं उनमें ये फाइनली डिसाइड हुआ कि 2 जजेस साहिबान ने इत्तफाक़ राय से ये कह दिया कि अब नैब तरमीम कलअदम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफ़ किया था, ये हम पहले से एंटिसिपेट भी कर रहे थे। बहरहाल हुआ ये कि काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने उस फैसले के ख़िलाफ़ जो हुकूमत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की थी उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, एक लार्जर बेंच बना दिया। उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब थे, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान थे, जस्टिस जमाल ख़ान मंदोखेल थे, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी जिनका ताल्लुक़ कराची से। अब इन 5 जजेस साहिबान ने इस पर समाअत की और एक मौके के ऊपर जब ये पॉइंट रेज़ किया गया कि जो फ़ैसला है उसका इतलाक़, क्योंकि वो इंट्रा कोर्ट अपीलें थी और ये फ़र्स्ट इम्प्रेशन था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फ़ैसला तो आ चुका था मगर डिटेल रीजनिंग अभी नहीं आई थी। तो रेट्रोस्पेक्टिव के पॉइंट के ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि हम इसको वेट कर लेते हैं जब तक डिटेल रीजनिंग नहीं आती। वो एक अलग बहस है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने अपनी डिटेल रीजनिंग में जिस बुनियाद पर इस केस को मोखर किया वो उसको डिसाइड भी नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक इजाफी नोट में लिखा और उसको बाद अज़ां फ़ैसले का हिस्सा बना दिया, और 6 माह गुजर जाने के बाद आज, मतलब 6 माह तक ये केस फिक्स ही नहीं हुआ। डिटेल रीजनिंग आने के बावजूद इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और जो लास्ट हियरिंग थी, मुझे एग्जैक्टली याद है, आप और मैं दफ्तर में बैठे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था, एक ऑर्डर आया था और उसमें इमरान खान साहब को एक बड़ा अहम मौका सौंप दिया गया था क्योंकि ख्वाजा हारिस जो उनके वकील थे मेन केस में, अपीलों में उन्होंने माजरत कर ली थी। अब इमरान खान साहब तनहा थे, अडयाला जेल में कैद थे, उन्हें ये मौका दिया गया कि अगर वो अदालत की पैरवी करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। एक तो उनको ऑर्डर उस रोज़ की समाअत का वो भेजा गया, सुप्रिटेंडेंट जेल को ये कहा गया कि यकीनी बनाएं कि ये ऑर्डर उन तक पहुँचे, और अगर वो अदालत की मुआवनत इस केस में करना चाहते हैं, बेसिकली वो फरीक बनना चाहते हैं या पार्टी बनना चाहते हैं। और आदिल, जब हमने ये कहा कि जी ये इमरान खान को मौका दिया जा रहा है कि जी वो आके प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस पर हमारे कुछ आपके ही कोलीग्स उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने इसको गलत इंटरप्रेट किया है, ये इसका ये मतलब नहीं है कि इमरान खान जो है वो वहाँ पर आएंगे और ख़ुद रोस्टरम पर आगे करेंगे। इसको तो फिर बाद में साबित किया इमरान खान साहब ने खुद, जब उन्होंने उस ऑर्डर को पढ़ा, उनके वकला ने ऑब्वियसली उनको पढ़ाया होगा, उन्होंने खुद ये बयान दिया अडयाला जेल से कि वो खुद ज़ाती हैसियत में पेश होकर दलाइल देंगे। अब ये अलग बात है कि क्या काजी फ़ाइज़ साहब ये एक्सेप्ट करेंगे। हमारी मौजूदा रजीम जो है इस वक्त वो तो नहीं चाहती कि इमरान खान साहब अडयाला जेल से बाहर आएँ, उनकी तस्वीरें बने और जेल मैनुअल आ जाए, और ये एक ऑप्शन वीडियो लिंक का भी है। लेकिन बहरहाल सवाल ये उठता है, अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
कि उस बात को छोड़ दें कि हम क्या समझते हैं, काजी फैसल साहब की क्या सोच है या ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन जो असल ऑर्डर है बैकग्राउंड में अगर हम जाएँ तो उस ऑर्डर की बेस के ऊपर तो इमरान खान साहब के पास ये मौका है। अब वो वकील के ज़रिए पेश होते हैं या अपनी ज़ाती हैसियत में पेश होने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, उस वक्त तो उन्होंने किया था। अब सवाल ये उठता है कि जो मौजूदा हालात हैं जिसमें उन्होंने काजी फैसल साहब पर एक तरह से नोट कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया है, मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने मीडिया टॉक में ये कह दिया है कि काजी फैसल साहब जो हैं इस वक्त आलाकार का किरदार अदा कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के। तो क्या अब इमरान खान साहब अपने उस मौके पर कायम रहकर दोबारा इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि वो उस केस में काजी साहब के अब पास इस सवाल का जवाब आप मुझे दे सकते हैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में कि क्या इमरान खान साहब उसी ऑप्शन को दोबारा अवेल करने जा रहे हैं या अब वो किसी वकील के ज़रिए, या ये भी हो सकता है कि माजरत कर लें कि भाई आपने जो फैसला करना है एक्सपर्टी कर लें? नहीं, देखिए, वो जो इमरान खान साहब ने जो कहा ना कि हमारे केसेस में ये मुतासिब हैं और ये आलाकार बने हुए हैं, तो वो बुनियादी तौर पर वो यानी यूँ समझ लीजिए कि वो जो PTI स्पेसिफिक केसेस हैं या इमरान खान एंड कंपनी स्पेसिफिक केसेस हैं, ये उस पे वो इनका जो मतमा नज़र था वो ये था कि जी ये वाले जो केसेस हैं इसमें इनका बायस जो है वो साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो देखिए केस चल रहा है, ये कब से चल रहा है, मतलब है कि कब से ये कब फाइल हुआ और कितने इसमें वो समातें हुई, आपने खुद बताया कि 55 समातें तो आपने रिपोर्ट किए हैं अपनी रिटायरमेंट पर। जी हाँ, ये फैसला किया था। तो वो ये फैसला जो है ये इसमें PTI का कोई ताल्लुक नहीं है, बावजूद इसके कि PTI इसमें पिटिशनर है, लेकिन ये पार्टी के लिए नहीं है, ये इमरान खान के लिए नहीं है, ये उनके कोई उसके लिए नहीं, ये पिटिशन ये है कि जनाब जिन लोगों ने जो अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपनी लूट मार को बचाने के लिए ख़ुद से कानून साज़ी की, वो कानून साज़ी गलत है और नैब का जो एक्चुअल मैंडेट है वो उसके अगेंस्ट है, उसकी स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। नैब का काम है कि चोरों और लुटेरों को पकड़ना, जबकि आप नैब में तरमीम करके चोरों और लुटेरों को एक किस्म का NRO दे रहे हैं। तो ये इस केस को मैं समझता हूँ कि वो डिफरेंट रखना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट का केस है, इंटरेस्ट का केस है, लेकिन इसमें अब ये भी चीज़ देखने वाली है कि इमरान खान साहब ने ज़ाती हैसियत में एक अपील एक पिटीशन फ़ाइल की जिस पर उनको कामयाबी हुई। अब इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं सर, और जो बेंच है उसकी कंपोजिशन भी बड़ी मायने रखती है। एक जानिब हम देख रहे हैं कि चीफ़ जस्टिस और अतर मिनल्ला साहब जो हैं आजकल आमने सामने भी नज़र आते हैं हमें। आप एक दूसरा मुकदमा है जो 6 जजेस के ख़त का, उसके ऊपर अब किस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फैसल साहब के दरमियान पहले तो हम ज़राए से ख़बरें दिया करते थे और लोग हमें कहा करते थे कि आप कुछ ज़्यादा सनसनी फैला रहे हैं। अब नाज़रीन ने खुद देख लिया है TV स्क्रीन्स के ऊपर जो खुद मौका देते हैं, खुद उन्होंने नोक झोंक जो बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर हो रही है उसको पूरी दुनिया देख रही। तो अब ये भी एक बड़ा दिलचस्प मंजर होगा, क्योंकि इस एक नुक्ते के ऊपर शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ना हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला सेम पेज पर हैं। वो ये समझते हैं कि पार्लिमान के पास इख्तियार है कानून साज़ी करने का, चाहे वो जैसी भी कानून साज़ी करे, और लिहाजा ये अब बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि क्या एक तवील अरसे के बाद जस्टिस काजी फैज़ ईसा और जस्टिस अतर मिनल्ला दोबारा से सेम पेज पर आने जा रहे हैं, और दीगर जो जजेस साहिबान हैं वो क्या राय रखते हैं। ये भी ज़ाहिर यही होता है ओवरऑल कि जो उस वक्त अक़लियती फ़ैसला था जस्टिस मंसूर अली शाह का और अक्सरियती फ़ैसला था जस्टिस बंदयाल और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का, बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि अब जो अक्सरियती फ़ैसला था वो अक़लियती बन जाएगा और जो अक़लियती था वो अक्सरियती अडॉप्ट कर ले। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है अदील ने कि देखना ये होगा कि आइंदा भी कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो आला अदलिया में फ़िक्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कि ये पता चलेगा कि जो चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का जो ब्लॉक है वो और जो दूसरा ब्लॉक है, तो ये इसमें कौन कौन, जैसे अभी इन्होंने कहा कि अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला और काजी फैज़ ईसा जो हैं वो एक पेज पर हैं, लेकिन ये जब केसेस होते हैं उनकी समातें होती हैं और उन पर फ़ैसले सादिर होते हैं तो फिर पता चलता है कि कौन किस ब्लॉक में बैठा हुआ था और कौन किसका साथ दे रहा था। तो ये ज़रूर है कि हम जो रिपोर्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं ना, वो तो यही कहते हैं कि जनाब आजकल जो है ना वो काजी फैज़ ईसा साहब जो है ना और अतर मिनल्ला जो हैं वो दे आर पोल्स अपार्ट, वो उधर जा रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, मशरिक़ व मगरिब का फ़ासला हो गया है। लेकिन ये रिपोर्टिंग की हद तक ये खुशफहमियाँ या ये इस तरह की ख़बरें ज़रूर आती हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि केस टू केस वेरी करता है, केस टू केस वेरी करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट में आने वाले केसेस हैं उसमें फिर ये चीज़ जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि कौन किसका दोस्त है और आइडियोलॉजिकली कौन किसका रक़ीब है। थैंक यू।